हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9 हम कर रहे हैं बेटा फर्स्ट चैप्टर हिस्ट्री का और ये लास्ट पार्ट है द रेवोल्यूशन एंड एवरीडे लाइफ। यहाँ से हमें देखना है कि जो रेवोल्यूशन होता है और जो एवरीडे की लाइफ होती है उनमें क्या सिमिलरिटीज़ होती हैं। तो यहाँ ये बता रहा है कि 1789 में जो फ्रेंच के अंदर जो चेंजेज आए थे किसकी लिविंग्स के ऊपर, मैन वुमेन और चिल्ड्रन की, उनको लेकर के देखना है कि वो किस तरह से उनकी लाइफ के अंदर चेंजेज आए थे। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट चेंज था वो यहाँ से सेकंड स्टैंजा देखिए, वन इम्पोर्टेंट लॉ दैट कम इनटू इफेक्ट सून आफ्टर द स्टॉर्मिंग ऑफ द बास्टिल इन समर ऑफ 1789 वाज द एबोलिशन ऑफ सेंसरशिप। जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इनका जो लॉ, नया कानून बन कर के सामने आया था बास्तिल का जो किला था उसको गिराने के बाद, सबसे इम्पोर्टेंट चेंज हुआ कि जो एबोलिशन यानी कि ख़त्म कर दिया गया, सेंसरशिप जो लगा रखी थी उसको हटा दिया गया। इन ओल्ड रिजीम ऑल रिटन मटेरियल, कल्चरल एक्टिविटी, बुक्स, न्यूज़पेपर, प्लेज पब्लिश और परफॉर्म्ड ओनली आफ्टर दे हैड बीन अप्रूव्ड बाय द सेंसर ऑफ द किंग। जो ओल्ड रिजीम था उसके अंदर यानी 1789 से पहले की बात कर रहा है, अगर कोई भी मटेरियल पब्लिश करना होता था तो उसको जो राजा के लोग हैं अगर वो उसको अप्रूव करते तभी उसको प्रिंट किया जा सकता था, अदरवाइज उसको पब्लिश नहीं किया जा सकता था। Now the Declaration of Right of Man and Citizen proclaimed freedom to speech and expression to be natural right। अब जो है जो मैन के राइट थे उनके अंदर ही मान लिया गया था कि बोलने की आज़ादी, एक्सप्रेस करने की, ये तो हमारे नेचुरल राइट्स हैं। न्यूज़पेपर, पैम्पलेट, बुक्स, प्रिंटेड पिक्चर्स फ्लडेड द टाउन ऑफ फ्रांस फ्रॉम वेयर दे ट्रेवल रैपिडली इनटू द कंट्री साइड। जैसे ही सेंसरशिप को हटाया गया तो जो भी पब्लिश मटेरियल था उसकी जैसे बाढ़ सी आ गई हो, बहुत ज़्यादा प्रिंट जो था उसका निकलने लगे थे सिटीज़ के अंदर भी, और अब वो गाँव तक भी फैलने लगे थे। They all describe and discuss the event changes taking place in France, freedom of the press, all mean the opposing views of event could be expressed. Each side sought to convince the other to its position through the medium of print। अब जो है लोग अपनी बात को अगर सही ठहराना है तो वो प्रिंट के जरिए यानी कि जो छाप सकते थे, बता सकते थे, वो प्रिंट के जरिए अपनी बातों को सही ठहरा सकते थे। एक पक्ष दूसरे पक्ष से सहमत नहीं था तो उसको जो है कन्विंस करने की कोशिश करता था, बाई प्रिंट करता था। प्ले, सॉन्ग्स, फेस्टिव्स, इनमें अब जो है काफ़ी सारे लोग अट्रैक्ट होते थे, पार्टिसिपेट करते थे। दिस वॉज वन वे दैट दे ग्रैप्स एन आइडेंटिटी विद आइडियाज सच एज लिबर्टी, जस्टिस। पॉलिटिकल फिलोसफर रोट अबाउट एंड लेंथ इन टेक्स्ट विच ओनली हैंडफुल ऑफ एजुकेटेड पीपल कुड रीड। अब जो है जो आइडियाज़ होते थे पॉलिटिकल के, जस्टिस के, लिबर्टी के, जो फिलोसफर्स लिखते थे, लेकिन इसको जो है सिर्फ कुछ मुट्ठी भर, हैंडफुल यानी मुट्ठी भर एजुकेटेड लोग जो थे वहीं जो इनको पढ़ पाते थे इन बुक्स को, क्योंकि वहाँ पर अभी एजुकेशन काफ़ी कम था। अब नेक्स्ट है इसका कंक्लूज़न, यानी लास्ट में हम देखते हैं कि इसका जो रिज़ल्ट है वो क्या निकलता है। In 1804, Napoleon Bonaparte crowned himself Emperor of France। 1804 में नेपोलियन जो है खुद को फ्रांस का एम्परर अनाउंस कर देता है, घोषित कर देता है। ही सेट आउट टू कनक्योर नेबरिंग यूरोपियन कंट्रीज़, वो जो है नेबरिंग जो उसकी यूरोप की कंट्री हैं उनको जीतने के लिए निकलता है। डिसपोसेसिंग डायनेस्टीज एंड क्रिएटिंग किंगडम वेयर ही प्लेस्ड मेंबर ऑफ हिज फैमिली, और उनकी जो पुरानी डायनेस्टी यानी राजवंश है उनको हटा करके अपनी फैमिली के लोगों को वहाँ गद्दी सौंप देता है। नेपोलियन सा हिज रोल एज ए मॉडर्नाइजर ऑफ यूरोप। अब वो नेपोलियन जो है यूरोप का खुद को आधुनिक करने वाला, यानी कि जो नए विचार है उनको लाने वाला, मॉडर्नाइज करने वाला मानता है। ही इंट्रोड्यूस मैनी लॉज सच एज द प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट मेजर्स प्रोवाइडेड बाय द डेसिमल सिस्टम। अब उसके अंदर जो चेंजेस करता है वो जैसे प्राइवेट प्रॉपर्टी का राइट हो गया या सिमिलर यूनिफॉर्म सिस्टम हो गया, चाहे वो वेट को लेकर है, मेजर्स को, यानी कई सारे चेंजेस तो वो करता है। इनिशियली मैनी सा नेपोलियन एज ए लेबोरेटर हु कुड ब्रिंग फ्रीडम फॉर द पीपल। शुरुआत में लोग उसको जो है क्या समझते हैं, मुक्तिदाता समझते हैं, आज़ादी दिलाने वाला समझते हैं। बट सून द नेपोलियन आर्मी कम टू बी व्यूड एवरीवन एज एन इन्वेडिंग फोर्स। लेकिन उसके बाद लोग उसके खिलाफ होते हैं और लोग उसको जो उसकी जो फोर्स होती है उसको हमलावर फोर्स के नाम से जानते हैं, यानी जो हमला करते हैं ऐसे मानने लगते हैं। फाइनली उसकी हार होती है वोटरलू में 1815 में, और मैनी ऑफ हिज मेजर्स दैट कैरिड द रिवोल्यूशनरी आइडिया, लिबर्टी, मॉडर्न लॉ ऑफ अदर पार्ट ऑफ यूरोप हैड एन इम्पैक्ट ऑन पीपल लॉन्ग आफ्टर नेपोलियन हैड लेफ्ट। और जो उसने चेंज किए थे, मॉडर्न लॉ जो बनाए थे, वो यूरोप के काफ़ी पार्ट्स में उनका इम्पैक्ट जो है काफ़ी सालों बाद, लंबे समय के बाद भी देखने को मिलता था नेपोलियन के जाने के बाद।
द आइडिया ऑफ लिबर्टी एंड डेमोक्रेटिक राइट वर द मोस्ट इम्पोर्टेंट लेगेसी ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। फ्रेंच रिवॉल्यूशन का जो आइडिया था, फ्रेंच रिवॉल्यूशन का जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट था वो क्या था कि लिबर्टी और डेमोक्रेटिक राइट्स का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहा। दिस स्प्रेड फ्रॉम फ्रांस टू रेस्ट ऑफ द यूरोप ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी वेयर फ्यूडल सिस्टम एबोलिश। और ये जो सिस्टम था, ये जो फेडरल सिस्टम था 19th सेंचुरी में उसको ख़त्म हो जाता है। यूरोप में 19th सेंचुरी में जो भी था ये फेडरल सिस्टम यानी सामंती जो प्रथा थी उसको ख़त्म कर दिया जाता है। नेक्स्ट देखिए, colonies people rework the idea of freedom from bondage into their movement to create a sovereign nation state। जो colonies people हैं वो दोबारा से वर्क करते हैं फ्रीडम को, बॉन्डेज यानी उनके ऊपर जो लगी थी, जितनी भी पाबंदियाँ लगी थी वो हटा दी जाती हैं और उनका खुद का जो है वो ऐसे मूवमेंट्स में पार्टिसिपेट करते हैं जहाँ पर सोवर्जन नेशन स्टेट यानी कि उनके खुद के जो नेशन स्टेट हैं वो बनने लगते हैं। टीपू सुल्तान और राजा राम मोहन राय खुद दो ऐसे एग्जाम्पल होते हैं जो इस फ्रेंच रिवॉल्यूशन से काफ़ी सीख लेते हैं, प्रेरणा लेते हैं। ये कहाँ से बिलोंग करते हैं बेटा? ये इंडिया से बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर फर्स्ट ख़त्म होता है।